हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें एचएसएससी की या एयरफोर्स नेवी या एचसीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़े ही आसानी से समझें और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसमें अंदर जो हम करवाएंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और जो कंसेप्ट है, हम यहाँ दोनों चीज़ें सोल्व करेंगे, कंसेप्ट एज वेल एज क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एचसीएस के क्वेश्चन भी हम लेंगे, एचएसएससी के क्वेश्चंस भी हम लेंगे, और एयरफोर्स नेवी के अंदर जो पीछे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो चीज़ है वो है मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें इसी को समझना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। कि जो एलिमेंट है उनको हमें किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में पुट करना है। अब कैसे इसको डिनोट करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब यहाँ जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे इसके क्या हैं? एलिमेंट। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन ये दिया ए आई जे। जो आई है वो किसको शो करेगा? रो को, और जे जो है वो किसको शो करेगा? कॉलम को। जैसे यहाँ से मैं बात करूँ, अगर मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ, A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ से देखिए, पहला एलिमेंट क्या है? 1 1। जो पहला 1 है ये रो को डिफाइन करेगा, दूसरा 1 कॉलम को। तो यानी कि पहली रो पहला कॉलम, इसको पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। अब यहाँ कॉलम और रो की अगर बात करें तो यहाँ जो अपने हॉरिजेंटल जो स्पेस बनेंगे जितने भी, ये सारे क्या कहलाएंगे? रो, और जो वर्टिकल होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉलम। ठीक है ना? ये जो जितने भी हॉरिजेंटल हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? रो। हॉरिजेंटल का मतलब इनसे हैं, ये जो लाइन्स हैं ये कितनी हैं? 3। तो इसका जो रो है, नंबर ऑफ रो वो कितनी हो गई? 3, और कॉलम भी कितने हैं? 3। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैंने लिखा ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और ये है एम क्रॉस एन का। तो जो एम क्रॉस एन है यही इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। जो एम है ये किसको शो करेगा? नंबर ऑफ रो को, और जो एन है ये किसको शो करेगा? एन। एन शो करेगा नंबर ऑफ कॉलम, कि इसके अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम है। यही इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स लिया, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, और कितने कॉलम हैं? 1 2 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने का हो गया? 3 बाई 3 का। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 3 बाई 3 का। अगर हम बात करें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया और फिर हमसे पूछता है उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो मैं अगर यहाँ 3 की गुणा 3 से करवाऊँ तो क्या रिजल्ट आएगा? 9। तो इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट हैं वो भी कितने हैं? 9। तो जो भी हमारा ऑर्डर है उसकी आपस में अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो उतने ही एलिमेंट हमें उस मैट्रिक्स के अंदर दिखाई देंगे। तो यहाँ तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके ऑर्डर के बारे में समझा। अब जो हम आगे बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स जो है वो कितने प्रकार का होगा और क्या क्या उनकी डेफिनेशंस होंगी और कैसे उसको आगे करते हैं। देखिए, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ देखूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। हमारे पास m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n,
अगर मैं यहाँ कहूँ m इजकल टू n है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, अगर कॉलम और रो दोनों की संख्या बराबर है तो वो मैट्रिक्स हमारा कैसा कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने लिखा 1 2 3 और 4, इसके अंदर 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो यहाँ जो अगर मैं रिप्रेजेंट करके देखूँ तो एक स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा, एक डेफिनेट स्क्वायर दिखाई देगा यहाँ। तो इसका मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ रो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दूसरी टाइप होती है वो हमारे पास में क्या होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें क्या रिजल्ट आएगा? ए कोई मैट्रिक्स मैंने लिया ए आई जे, और ये भी m क्रॉस n का है। अगर m और n दोनों बराबर नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारा कैसा कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई भी एग्जांपल मानना 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर बात करें 2 रो हैं और कॉलम हमारे कितने हैं? 3। तो ये जो है इसके अंदर m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा कैसा कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर बात करें तीसरे टाइप की, तो तीसरे टाइप के मैट्रिक्स का नाम क्या है? रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें तो नाम से ही थोड़ा डिफाइन हो जाएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हों, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसकी बात करें तो इसमें क्या है? एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स which contain only and only one row, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। चौथी जो टाइप है वो हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों अपने नाम से ही डिफाइन होंगी। अगर हम बात करें यहाँ चौथी टाइप की, जो है हमारे पास क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? ए कोई मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितनी भी हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? दैट मैट्रिक्स which contain only and only one column। तो कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितनी भी हो, सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम आगे चलें, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा कि जिसमें नंबर ऑफ रो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिया, ये जो है अपना क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये अपना कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इस मैट्रिक्स के अंदर बात करूं, यहाँ देखो ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है जहाँ पर रो और कॉलम दोनों बराबर हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये जो एलिमेंट हैं अपने, ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट। ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट। और एक जो रो है जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों एलिमेंट लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रो को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना। और ये जो अपने A11 A22 और A33, ये जो हैं ये अपने क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट। ये क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट। ये तीनों डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। और इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए, जैसे A12 बच गया, A13 बच गया, A23 बच गया, A21 बच गया, A31 और A32, ये सारे क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट। इनको क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट।
ठीक है ना। अब अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा उसको और देख लेते हैं एक बार। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, देखें। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर ए आई जे दैट इज इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, कि जहां जहां आई और जे दोनों बराबर नहीं है वहां पर जो एलिमेंट हैं वो क्या रहेंगे, 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें हम, जैसे मैंने 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये जो है ये अपने पास में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, 0। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल को हम यहाँ D1 D2 और D3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे सामने D1 और D2 और D3 होता, तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, ए कोई मैट्रिक्स है डायगोनल D1 D2 और D3, ऐसे भी हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये क्या था हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना होती है, एयरफोर्स में पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस क्या होगा, ठीक है ना। एयरफोर्स में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या एग्जाम के अंदर इसको ऐसे लिख के देगा TR ऑफ ए, क्लियर है। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस है वो क्या आएगा, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ उनका जोड़। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ट्रेस ऑफ ए का जो ट्रेस है वो क्या होगा, A11 A22 A33, इन सभी का जोड़। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 5 6 7 1 2 3, इसका ट्रेस बताओ, तो इसका जो ट्रेस है ए का वो क्या निकल के आएगा, 6 1 7 और 3 10, तो इसका जो ट्रेस है वो क्या आ जाएगा, 10। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो कभी भी ट्रेस के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो उस मैट्रिक्स में क्या आएगा, उसका डायगोनल एलिमेंट का जोड़, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट तो यूनिट होंगे, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर यूनिट एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, बाकी जो एलिमेंट है सारे के सारे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, ए कोई मैट्रिक्स है AIJ, ये आइडेंटिटी कहलाएगा कब, इफ I इज नॉट इक्वल टू J, तो AIJ दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J, और AIJ दैट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इज इक्वल टू J। अगर I और J जहाँ बराबर हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट ही बनेंगे। डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0, उनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का भी हम ले सकते हैं। अगर 2 बाई 2 की बात करें तो ये हमारा 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 3 बाई 3 की बात करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपने कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का। इसी तरह हम, और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0, ओके।
इसके बाद अगर बात करूं मैं नल मैट्रिक्स, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। नल का मतलब होता है जीरो, तो वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हों जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स यहाँ बचता है जिसकी हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स, जिसकी हम बात करें क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से बात करें कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं अगर उसके डायगोनल एलिमेंट सेम है तो वो हमारा क्या बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास में ए आई जे, तो ए आई जे दैट इज इक्वल टू, जो ए आई जे है हमारा वो क्या होगा, जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इफ आई इज इक्वल टू जे, कि अगर आई और जे जो डायगोनल एलिमेंट है वो कोई कांस्टेंट हो, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 होगा तो सारे 1 1 होंगे, 2 होगा तो सारे 2 2 होंगे, 3 होगा तो सारे 3 3, इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 0 0 सॉरी 2 ले सकते हैं, और 0 2 0 0 0 2, तो ये जो है ये अपने पास में क्या बन जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या लेंगे, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारा, आई इज इक्वल टू जे अगर है तो कांस्टेंट, और आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो जीरो। अब इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर देखते हैं। अभी हम ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना शुरू करें तो कैसे कैसे हम उनके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी यहाँ बात करेंगे, तो सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो क्या क्या कंडीशन उनके अंदर सेम होनी चाहिए, क्या कंडीशन होगी जिसके तहत हम उनका एडिशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ माना लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं। ए का ऑर्डर जो है वो क्या है, ए मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, ये 2 by 2 का है। बी कोई मैट्रिक्स मैंने ऐसा सपोज किया 1 5 6 और 7, ये भी 2 by 2 का है। तो इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन तभी पॉसिबल होगा अगर उन दोनों का सेम ऑर्डर है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इफ बोथ आर सेम ऑर्डर then their addition is possible। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है तभी उनका एडिशन पॉसिबल होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिया A 2 by 2 का, B कोई मैट्रिक्स लिया वो भी 2 by 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं A के अंदर B को ऐड करूँगा तो 1 2 3 और 4 हो गया मैट्रिक्स, प्लस में 1 5 6 और 7। जब इनका ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के अंदर जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के अंदर, ये एलिमेंट इसके अंदर ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर ऐड होगा। तो अगर मैं बात करूं A प्लस B की तो अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 2 5 और 2 7, 3 और 6 9 और 4 और 7 11। तो ये जो है अपना क्या निकल के आ गया, इसका सम। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमें उसका सम करना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। सिमिलर कंडीशन किसके अंदर लागू होगी, सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तब भी उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन देयर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी तभी पॉसिबल होगा और सब्ट्रैक्शन भी। जैसे हमने एडिशन को परफॉर्म किया वैसे ही हम किसी दो मैट्रिक्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में m क्रॉस n का, ठीक है ना, Aij, और B ऑल्सो कोई दूसरा मैट्रिक्स है m क्रॉस n का। तो सीधी भाषा में हम समझते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। तो जो पहली मैट्रिक्स है इसका तो नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ रो, इसका तो क्या नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, अगर दोनों बराबर हैं तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर बराबर हैं तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर मैं यहाँ a गुणा b निकालना चाहूँ मान लो, तो a हमारा कोई भी मैट्रिक्स लिया मैंने Aij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और b की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी Aij m क्रॉस में n, तो यहाँ जो नंबर ऑफ कॉलम और ये जो दोनों है ये क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी इनका गुणा पॉसिबल होगा। जैसे मैं मानता हूँ a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 का, और b कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/3 का। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है 3, इसका जो नंबर ऑफ रो क्या है 1, इसका मतलब 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुणा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे कोई भी दो मैट्रिक्स आते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों अगर बराबर नहीं हैं तो उन मैट्रिक्स का गुणा पॉसिबल नहीं होगा। अब गुणा करते कैसे हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स लिया मैंने, पहले आसान सा लेता हूँ 1 2 3 4, ये 2/2 का, और बी कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 5, ये भी 2/2 का। पहले देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो अब इनका गुणा करेंगे। तो a गुणा b मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ, तो कैसे होगा, इसकी पहली रो उठानी है और इसका पहला कॉलम, पहले एलिमेंट की गुणा 1 के साथ, तो 1 × 1 और 2 × 4। अब इसकी गुणा इसके साथ 1 × 3 और 2 × 5। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 × 1 और प्लस में 4 × 4, इसको इसके साथ, तो 3 × 3 प्लस में 4 × 5। तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से देखेंगे 1 और 8, 3 प्लस में 10, 3 प्लस में 16, 9 प्लस में 20। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ गया, 9 13 19 और 29। ये जो है इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। अब एक और चीज़ मैं यहाँ करके देखूँ, मैंने a गुणा b तो निकाला, अगर मैं b गुणा a फाइंड आउट करता हूँ तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। देखो b की वैल्यू क्या है अपने पास में, b गुणा a, तो b क्या है 1 3 4 और 5, और a क्या है 1 2 3 और 4। ओके, इसकी रो इसका कॉलम, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 गुणा 1 3 × 3, इसकी गुणा इसके साथ 1 गुणा 1 प्लस में 3 गुणा 4, इसकी गुणा इसके साथ 4 गुणा 1 और 5 गुणा 3, और 4 गुणा 2 और प्लस में 5 गुणा में 4। क्लियर है। अब देखें, ये तो 1 ही आएगा, ये 9, ये 1 आएगा और ये 12, और यहाँ से देखें 4 प्लस में 15, और यहाँ से देखें तो 8 प्लस में 20। अब इसको सोल्व करें तो 10 13 19 और 28, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 4 2 5 4। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, यानी कि मैंने a गुणा b किया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू b × a। इसका मतलब ab गुणा ba कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, पॉसिबल होगा
अगर हम कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स लें और फिर उनका गुणा करवा के देखें, तब हमारा जो ए बी गुणा बी ए है वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे मैंने ऐसा मैट्रिक्स लिया, इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि सम काइंड पॉसिबल और सम टाइम पॉसिबल और सम टाइम नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने ऐसा मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू 2 0 0 0 एंड B इक्वल टू 3 0 0 0। अब अगर मैं यहाँ A मल्टीप्लाई B करवाऊँगा तो देखो क्या आएगा, 6, यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से क्या मिलेगा 0, यहाँ से क्या मिलेगा 0। ओके, और B गुणा A करवाऊँगा तो भी देख सकते हो, इसकी गुणा इसके साथ 6 0 0 0। इट मीन्स ए बी दैट इज इक्वल टू बी ए। अगर कभी हमसे पूछा जाए कि क्या ए बी गुणा बी ए पॉसिबल होता है, और अगर वहाँ नहीं ऑप्शन का दिया है तो हम करेंगे, अगर वहाँ पर कोई ऑप्शन है कि सम टाइम होल्ड सम टाइम नॉट होल्ड, तो यही करेंगे, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेने के बाद जो हमारा ए बी और बी ए है दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, वो जो हमारी है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करें तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। अब ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो इसका, m क्रॉस n का। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो ट्रांसपोज है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसकी a के ऊपर या तो छोटा सा t लगाएंगे या a का ऊपर डैश लगाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। a का ऊपर t लगा दिया या a के ऊपर डैश लगा दिया। अभी जो ट्रांसपोज है कैसे परफॉर्म करेगा a का ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम बनाना है, ठीक है ना, या जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे। तो ए जे आई, तो ये जो है ये अपने पास क्या निकल के आ गया, ए का ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो जो रो है उसको क्या बना देंगे, कॉलम, और या जो कॉलम है उसको क्या बना देंगे, रो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, ए कोई मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4। अब ए का ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है तो मैं इस रो को कॉलम बनाऊंगा, 1 2, इसको भी कॉलम बनाऊंगा, 3 4। तो ये जो है ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखें। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से ट्रांसपोज लेता हूँ तो वापस वही मैट्रिक्स निकल के आएगा। इट मीन्स ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 और 4। अब ए का ट्रांसपोज अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो 1 2 3 और 4, ये जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम, दोनों रो। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लूँगा तो 1 3 2 और 4, ये जो रो थी ये कॉलम बन गया, ये रो भी क्या बन गया, कॉलम। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सेम। तो वापस वही मैट्रिक्स अपना निकल के आ गया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स वापस वही मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगा। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, सेकंड केस, ए प्लस में बी का ट्रांसपोज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम उनका जोड़ लेके उनका ट्रांसपोज करें या दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद अलग अलग जोड़ें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है। थर्ड केस जो है अपने पास में, के गुणा ए का ट्रांसपोज, या ए का ट्रांसपोज लेने के बाद उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करवाओ तो भी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। फोर्थ जो केस है अपने पास में, ए गुणा बी का ट्रांसपोज, ये कैसे खुलता है, बी का ट्रांसपोज गुणा में ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए का ट्रांसपोज, ये उल्टा खुलता है, इसका ध्यान रखें। कभी भी अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वो ऐसे ही खुलेगा। फिर इसके बाद जो हमारे सामने हैं बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिक्स और हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ए कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स आ गया तो वो अपना क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में के अंदर क्या लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी सेम कंडीशन ऐसी ही होगी कुछ ना कुछ। ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका स्क्वायर है, क्लियर है, एम और एन दोनों बराबर हैं, इसमें भी एम और एन दोनों बराबर थे। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं तो रो -1 के बराबर, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसमें से नेगेटिव बाहर आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे आएंगे। मैंने माना लेट ए आई जे एम क्रॉस एन, ये कोई भी अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, एम इज इक्वल टू एन। मैं यहाँ रिप्रेजेंट एम और एन से कर रहा हूँ, बट साइड में लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यानी कि एम और एन दोनों बराबर है, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ 2-2 हो सकता है, 3-3, 4-4। अब देखते हैं, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे। तो यानी कि मैंने ऐसा लेके चला, ए आई जे, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस का ए आई जे, यही आएगा। अब ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज अगर खोलता हूँ तो कैसे खुलेगा, ए जे आई, ऐसे रिप्रेजेंट होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे। अब हम यहाँ किसकी बात करें, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट में तो कंडीशन होती है आई और जे दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो इट मीन्स मैं यहाँ आई इज इक्वल टू जे पुट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, ए आई आई दैट इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई। ओके, इसको इधर लेके आऊँगा तो 2ai दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ai दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा क्या होंगे, 0। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है तो एक ऑब्वियस सी बात हमारे सामने ये निकल के आई कि उसका जो ट्रेस है वो भी क्या होगा, 0, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर डायगोनल एलिमेंट ही 0 है तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो आज तक हमने जो बात की वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक करी है, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगला वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।